अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। प्रोग्राम है दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट आसमा इकबाल। आज भी प्रोग्राम में हमें सबसे पहले बात करनी है रशिया और यूक्रेन के हवाले से। बताना हमें आपको यह है कि रूसी फ़ौज की दूसरे रोज़ भी यूक्रेन की जानिब पेशकदमी जारी है। पहले रोज़ जो कार्रवाई हुई है रूस की जानिब से, उसमें 137 अफराद के मारे जाने की तस्दीक कर दी गई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी फ़ौज को मुखातिब करते हुए मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलटने का मशवरा दे दिया है। यूक्रेन की क़यादत को दहशतगर्दों और नशे के आदी अफराद पर मुश्तमिल भी ठहराया है। यहाँ तक कह दिया कि यूक्रेनी क़यादत की निस्बत आपके साथ बात करना ज़्यादा आसान है। नाज़रीन, रूसी वज़ारत दिफ़ा ने दारुल हुकूमत कीव को यूक्रेन के दीगर इलाकों से तनहा करने का शिकवा किया है। पाकिस्तान, चीन ने यूक्रेनी बहरान को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की हिमायत की है। अफगान तालिबान ने भी यूक्रेन और मॉस्को को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील कर दी है। यूक्रेन में क्या चल रहा है, सब सिचुएशन क्या है, पहले इस पर रिपोर्ट देखते हैं। फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी फौज की पेशकदमी जारी है। यूक्रेन में रूस के हमले के पहले रोज 137 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। रूस की फौज ने मुखालिफ सिमत फौजी अहदाफ पर बैलिस्टिक और क्रूज मसाइलों से हमलों की इतलात हैं। रूस ने चेरनोबिल एटमी प्लांट पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन की वजारत दिफा तस्दीक की है कि दुश्मन क्यू में मौजूद पार्लिमान की इमारत से 9 किलोमीटर जानिब शुमाल वाक़े ओबलान डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच चुकी है। क्यू की हिफाजत के लिए शहरियों में 18,000 मशीन गन्नें तकसीम की गई हैं। बहर असवद में भी 2 अहम जजीरे रूसी फौज के कब्जे में आ चुके हैं। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा ने बरतानवी नशियाती इदारे से गुफ्तगू में दावा किया कि रूस हमले के पहले रोज अपने किसी भी मकसद को पूरा करने में नाकाम रहा और 450 रूसी फौजी मारे जाने का दावा भी कर दिया। यूक्रेन की सदर ने शिकवा किया कि आलमी बिरादरी ने उन्हें रूस से लड़ने के लिए तन्हा छोड़ दिया है। अपनी फौज को हरकत में आने का हुक्म देते हुए 18 से 60 साल के मर्दों पर मुल्क छोड़ने पर पाबंदी भी आयद कर दी गई। यूक्रेनी फौज ने 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को फौज में भर्ती करने का फैसला किया है। अमेरिका ने मुल्क छोड़ने वाले यूक्रेनी बाशिंदों को पनाह देने की हामी भर ली। चीन, फ्रांस, पाकिस्तान ने यूक्रेनी बहरान को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की हिमायत की है। अफगान तालिबान हुकूमत ने फ्रीकैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है। बिल्कुल जी, तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाना चाहिए, ये तो सभी की जानिब से कहा जा रहा है। यूरोपीय ममालिक अलबत्ता ऐसा कहते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, और न ही अमेरिका की जानिब से पहले कोई ऐसी बात की गई होती तो शायद सूरत हाल इस नहज पर नहीं पहुँचती। बहरहाल जी, सूरत हाल किस नहज पर पहुँच चुकी है, किस नहज पर पहुँच सकती है, इस पर हम बात करेंगे। जहांगीर खटक साहब से, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, अमेरिका से मैं ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर खटक साहब। जी, वालेकुम सलाम आसमा साहिबा, आपको देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जहांगीर साहब, ये जो यूक्रेनी फ़ौज को मुखातिब करते हुए बातें कही गई हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से, मैं चाहूँगी इस पे अपना तबसरा शेयर कीजिएगा, पहले तो अपना तज्ज़िया। देखिए, रूस के ऊपर पहले से एक शक किया जा रहा था कि आखिर उनके यूक्रेन में अहदाफ क्या है। हाँ। पहला हदफ तो यही था कि यूक्रेन ज़ाहिर है कि नेटो में शामिल ना हो। ये जो पूरा ये मसाला बना है, ये तनाज़ा जो खड़ा हुआ है, बुनियादी तौर पर तो इसकी वजह यही है कि यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है, और रूस को उस पर बहुत बड़ा एतराज़ है, क्योंकि वो कहते हैं नेटो बिल्कुल हमारी सरहदों पर आ जाएगा, हम सैंडविच हो जाएंगे बीच में। और इन हालात में जब फौज अंदर गई तो फिर ये सोचा जा रहा था कि ये इनके अहदाफ क्या है। एक हदफ ये था कि शायद पूरे मुल्क पर कब्जा करना चाहते हैं। दूसरा हदफ ये था कि शायद वो बीच में एक बफर जोन बनाना चाहते हैं, ताकि अगर बाद में कभी यहाँ पर हुकूमत नहीं भी बदलती, यानी यूक्रेन में, और रूस के साथ कोई दोस्ताना ताल्लुकात रखने वाली हुकूमत नहीं भी बनती, फिर भी उनके दरमियान एक बफर जोन होगा। तो 2 आज़ाद रियासतों को उन्होंने मान लिया। और अब जो खबरें आ रही हैं और फिर जो ये खिताब उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने बाकायदा रूसी अवाम और रूसी फ़ौज से कहा है कि यूक्रेनियन फ़ौज और यूक्रेनियन अवाम से कहा है कि आप अपनी हुकूमत का तख्ता उल्टें। और वही हदफ नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने भी यही कहा कि पहला हदफ मैं हूँ, दूसरा हदफ मेरा ख़ानदान है, क्योंकि रशिया मुझे हटाना चाहता है। और मुझे लगता ये है कि अगर आप देखिए तो हमेशा के लिए जितनी भी हम पिछली तारीख में देखें
तो ये बड़ी ताकतें जितनी भी हैं, जिनमें सोवियत यूनियन, साबिका सोवियत यूनियन और फिर रूस, इन सब की यही तारीख रही है कि वो जाके हुकूमतें, अगर कोई मुल्क उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ रखता है, तो पहले हर किस्म के प्रेशर डाले जाते हैं, और अगर और कुछ ना हो तो हुकूमतें बदल दी जाती हैं। अगर हुकूमतें ना बदली जा सके तो जोग्राफिया बदलने की कोशिश की जाती है, और यही हम देख रहे हैं। और यही व्लादिमीर पुतिन के इस खिताब से बिल्कुल वाज़ेह था कि वो चाहते क्या हैं। वो बुनियादी तौर पर ठीक एक है। रूस नवाज़ हुकूमत चाहते हैं यूक्रेन में। सही है। अच्छा, व्लादिमीर पुतिन क्या चाहते हैं, इस पे मज़ीद भी हम बात करेंगे आपसे आगे चल के। यूक्रेनी सदर क्या चाहते हैं, उस पे भी बात होगी। अभी मुझे ये बता दीजिएगा कि जो व्लादिमीर पुतिन चाह रहे हैं, या जो उनके खिताब से, जो उनकी बातों से लग रहा है, उससे बिल्कुल अपोज़िट बातें दिखाई दे रही हैं वहाँ के अवाम की, रूस के अवाम की। ये इतना इतना ज़्यादा तज़ाद क्यों है, और अगर ये तज़ाद है तो ये ख़तरनाक नहीं होगा व्लादिमीर पुतिन के लिए? बिल्कुल ख़तरनाक तो होगा, क्योंकि हाँ। पुतिन जो हैं वो ज़ाहिर है कि कोई रूस में भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी हरदिल अज़ीज़ शख्सियत नहीं है। नहीं है। और फिर 2024 में वहाँ पर एक दफ़ा फिर इंतखाबात भी होने वाले हैं। उन पर ये भी इल्ज़ाम है कि वो अपनी अपोज़िशन को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सप्रेस किया हुआ है, अपोज़िशन अच्छा। लीडरान के ऊपर मुकदमे बनाए हुए हैं, जेलों में डाला हुआ है। हर किस्म के वो काम जो कि आप इंतकामी कार्रवाइयों के ज़ुमरे में डाल सकते हैं, काफ़ी हद तक वो कर रहे हैं। और इन हालात में वो लोग जो कि सड़कों पर निकले, जो कि चाहते हैं कि इस खित्ते में जंग ना हो, अमन आए। हुँ, हुँ। वो जब निकले तो उस पर ज़ाहिर है कि उन्होंने वही जो हार्ड लाइन उनकी है, उसका वहाँ पर भी उन्होंने इस्तेमाल किया। मेरा ख़्याल ये है कि इसकी जो फ़ोटो जो ऑप्टिक्स हैं, उसका असर ज़्यादा होगा, सियासी असर इसका रूस के अंदर थोड़ा महदूद ही होगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि देखिए, एक रशिया में भी हुए जो मुज़ाहरे दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में हुए, जिनमें तुर्की भी शामिल है, और उन मुज़ाहिरों का मकसद तो दुनिया की जानिब से पैगाम यही देना था कि इस जंग को ख़त्म होना चाहिए। हुँ। सवाल ये है कि क्या क्या ये मुज़ाहिरे, क्या वो सैंक्शंस जो कि लगाई जा रही हैं, क्या वो डिप्लॉयमेंट्स, यानी नेटो का जो अभी आज इस वक़्त थोड़ी देर पहले जो वर्चुअल इजलास हुआ है, जिसमें 30 ममालिक के अफ़राद ने, यानी जो सरबराहान हैं, उन्होंने शिरकत की, वर्चुअल इजलास था। उसके बाद जो उन्होंने फ़ैसला किया कि हम मज़ीद डिप्लॉयमेंट करेंगे जो यूक्रेन की सरहद पर वाक़ ममालिक हैं, स्पेशली पोलैंड और रोमानिया में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस खत्ते में मिलिटराइज़ेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये जंग जो कि इस वक़्त रशिया वो कहते हैं ना कि डीपर इनसाइड यूक्रेन जा रहा है मज़ीद, और किएव के बिल्कुल तकरीबन जो उसके सबर्ब्स हैं, उसमें उसकी फ़ौजें दाखिल हो गई हैं, और सही। इम्कान ये है कि शायद जो मौजूदा हुकूमत है, उसको अपना जो ये हुकूमत को कहीं किसी और शहर ले जाना पड़े, क्योंकि वो बिल्कुल तकरीबन उसको क्या चीज़ है कंट्रोल जहांगीर करने के खट्टर करीब। साहब जो अभी भी इस सिचुएशन को बेहतर कर सकती है, इस जंग को रोक सकती है? देखिए, जंग को रोकने के लिए एक ही चीज़ बेहतर कर सकती है। हुँ। ये तमाम जंग हो रही है बुनियादी तौर पर दुनिया में हर जगह एक राय उभर के सामने आ रही है कि शायद दुनिया एक दफ़ा फिर सर्द जंग में दाखिल हो चुकी है या हो रही है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन मुश्तरका एक ही बात है कि सर्द जंग जो है वो बिल्कुल नज़र आ रही है। अभी उसमें जो नई सिक्योरिटी लाइन्स हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं। जी, जी। रशिया ने अपने लिए जो एक सिक्योरिटी हिसार एक तरह का बनाया हुआ है कि वो कहते हैं हमारी बॉर्डर पर नेटो नहीं आएगी। तो नेटो की जितनी डिप्लॉयमेंट है, अगर वो कहते हैं कि अगर यूक्रेन भी आ जाएगा तो हमारे लिए सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरात बन जाएँगे। उन्होंने नेटो से तकाज़ा किया था कि आप हमें इन राइटिंग दें कि आप यूक्रेन को नेटो में नहीं शामिल करेंगे। उनके ख़्याल में यूक्रेन को वही स्टेटस अपनाना चाहिए जो फ़िनलैंड ने अपनाया था, जब हुँ। पहले सर्द जंग थी उसमें, और आज तक उसने वही अपना जो पोस्चर है रखा हुआ है। लेकिन यूक्रेन की जानिब से जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि नहीं, हम नेटो में शामिल होना चाहते हैं। तो जब तक ये तस्फ़िया नहीं होगा, यानी जब तक दोनों तरफ इस बात पर किसी काबिल कबूल, यानी दोनों को काबिल कबूल किसी फ़ॉर्मूले पर नहीं पहुँचती ठीक कि है। जहाँ पर दोनों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके, हुँ, हुँ। मुझे लगता ये है कि यहाँ पर जोग्राफ़िया और हुकूमतों की तब्दीली की कोशिशें जारी रहेंगी, जो इस वक़्त हम देख रहे हैं खून-खराबे की सूरत में। ठीक है, चलिए, जब तक ये तस्फ़िया होता है, नहीं होता है, सिचुएशन आगे बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, तब तक ये जो यूक्रेन के सदर की जानिब से अपने इत्तेहादियों से शिकवा किया गया है कि उन्हें रूस से लड़ने में किसी ने मदद ही नहीं की, ये शिकवा दूर हो पाएगा? कुछ होता देख रहे हैं आप इत्तेहादियों की जानिब से नहीं, यूक्रेन नहीं, को हेल्प आउट नहीं, करने के लिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, यहाँ पर कोई भी मुल्क
कोई भी मुल्क यूक्रेन की जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिनमें नाटो भी शामिल है। उसकी एक बड़ी वजह है। वजह ये है कि बहुत सारी वजूहत है, लेकिन एक बड़ी वजह है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। नाटो का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो उनका जो कानून है अपना, उसके मुताबिक आर्टिकल 5 के तहत एक मुल्क पर हमला पूरे नाटो पर हमला तस्वुर किया जाता है, वो फिर नाटो रिटेलिएट करने का पाबंद है। लेकिन चूंकि यूक्रेन है नहीं, तो इसलिए कोई मुल्क उसके अंदर नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर कोई भी यानी नाटो का कोई भी मुल्क बराह रास्त जंग लड़ेगा यूक्रेन की सरजमीन पर, तो शायद इससे ये कॉन्फ्लिक्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए कल जब सदर बाइडेन ने सैंक्शंस का ऐलान किया था, तो उन्होंने बिल्कुल वाजे कहा था कि हम नाटो की हर एक एक इंच का दिफा करेंगे, लेकिन हमारी अफवाज यूक्रेन नहीं जाएंगी। और वो बिल्कुल उन्होंने लाइंस ड्रॉ कर दिए, क्योंकि सबको पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ऑलरेडी आप देखिए दुनिया में कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट आ रहा है। तेल की कीमतें कहाँ पहुंच गई। दुनिया को 25%, जो दुनिया में जितना गंदम का कारोबार होता है, उसका 25% जो है वो रूस और यूक्रेन दुनिया को फराहम करते हैं। उसकी वजह से गंदम की कीमतें बढ़ गई हैं। इसी तरह रूस जो है वो 20% कॉर्न बड़े गहरे हैं अभी से, लेकिन ये असरात मजीद गहरे हो सकते हैं। बहुत अगर इन ज्यादा। असरात को कोई चीज़ रोक सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुज़ाकरात का कोई जो सूरत हाल है वो बन सके, मुज़ाकरात हों, इस जंग का खात्मा हो। अगर नहीं होता है तो फिर सूरत हाल और गंभीर हो सकती है। बहुत शुक्रिया जहांगीर खट्टक साहब, आप अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार हैं, अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए। बात हो रही है जी यूक्रेन की, और अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ इस जंग के ख़िलाफ़ मुजाहरे भी होने लग गए हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया, आपके इल्म में भी है कि आज रूस का यूक्रेन पर हमले का दूसरा रोज़ है। यूक्रेनी हुकाम ने गुज़िश्ता रोज़ रूस के फ़ज़ाई हमलों में 137 अफराद की हलाकत का दावा किया है, जिनमें आम शहरी भी शामिल हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के ऐलान के बाद जहाँ एक तरफ दुनिया भर में लोग सदर पुतिन के इस इक़दाम के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ निकाल रहे हैं, तो वहीं हज़ारों रूसी भी जंग की मुखालिफत में सड़कों पर निकल आए हैं। रूस में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर सख्त पाबंदियाँ आयद हैं, लेकिन जंग के मजम्मत के लिए मुल्क भर में हज़ारों रूसी खतरात के पसे पुष्ट डालकर, उनको भुलाकर रैली की सूरत में सड़कों पर निकले हुए हैं। मुजाहिरीन को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में असलहा बरदार पुलिस सड़कों पर मौजूद है, और अब तक सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। रूस में मुजाहिरों की सूरत हाल क्या है, किस तरह से इनको रोका जा रहा है, लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे पास एक पैकेज है, डिटेल रिपोर्ट है, आपको दिखाता है। यूक्रेन पर रूस के फौजी ऑपरेशन के ऐलान के चंद घंटों में ही रूस के शहरी हजारों की तादाद में जंग की मजम्मत के लिए सड़कों पर निकल आए। जुमेरात के सुबह पुतिन की जानिब से यूक्रेन पर जारहियत शुरू करने के बाद मुतादिद रूसी कारकुनों ने सोशल मीडिया पर लोगों से सड़कों पर आने का मुतालबा किया, और देखते ही देखते रूस के शहरों, खास तौर पर दारुल हुकूमत मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हजारों की तादाद में एहतजाजी मुजाहिरीन जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। रैली निकालने वाले हजारों मुजाहिरीन जंग के मजम्मती मास्क और पोस्टर उठाए हुए थे। एहतजाजी मुजाहिरीन जंग के खिलाफ नारे भी लगाते रहे। पुलिस की बड़ी तादाद इस वक्त मुजाहिरों को कुचलने के लिए सड़कों पर मौजूद है और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। सिर्फ मॉस्को में 700 से जायद एहतजाजी मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि रूस के दूसरे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में 340 मुजाहिरीन को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। रूस में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों पर सख्त पाबंदियां आयद हैं। एहतजाज की सूरत में लोगों को न सिर्फ गिरफ्तार बल्कि जेल में सजाएं काटनी भी पड़ती हैं। रूसी हुक्काम ने एहतजाजी मुजाहिरीन को आगाह किया है कि हुकूमत के खिलाफ जाने पर गिरफ्तारी के साथ उन्हें सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जहां एक तरफ यूक्रेन पर हमले के खिलाफ सड़कों पर एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं, वहीं इंसानी हकूक के कारकुनान ने जंग रोकने के लिए ऑनलाइन पेटिशंस का भी आगाज किया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ऐसी एक ही पेटिशन में 3 लाख से जायद लोग अब तक दस्तखत कर चुके हैं। सहाफियों की जानिब से भी मजम्मत का सिलसिला जारी है। 250 से जायद रूसी सहाफियों ने जंग की मजम्मत करते हुए रूसी हुकूमत के नाम खुला खत लिख दिया है। रूस भर की म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबरान ने भी मजम्मती खत जारी कर दिए हैं। बिल्कुल जी, ये तनाज़ा जो बहुत अरसे से चला आ रहा था, ये तो जंग तक पहुंच चुका है, लेकिन एक और जगह पे एक जो तनाज़ा कुछ रोज़ पहले खड़ा हुआ था, अब इसमें भी एक नया जो रुख है वो दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रही हूँ भारत की, जहाँ हिजाब का तनाज़ा भी ख़त्म नहीं हुआ था कि एक और सिख लड़की को दस्तार पहनने की इजाज़त न देने पर नया तनाज़ा पैदा हो गया है, जो आगे बढ़ भी सकता है। कॉलेज इंतज़ामिया का कहना है कि वो हाई कोर्ट के हुक्म के आगे मजबूर हैं। ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब को स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा न मानने के फैसले के बाद सामने आया है। कर्नाटक एक स्कूल
اسکول میں کالج کی انتظامیہ نے ایک 17 سالہ سکھ لڑکی کو کلاس میں بیٹھنے کے لیے مخصوص مذہبی پگڑی دستار اتارنے کے حکم کے بعد سکھ کمیونٹی میں بھی غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ حجاب کے بعد اب سکھوں کی دستار پہننے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ پہلے اس پہ آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، عدالت کا حکم کیا تھا، کس طرح سے اس پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے زبردستی، اس پہ آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ بی جے پی حکومت مسلمان لڑکیوں کے حجاب کے بعد اب سکھوں کے مذہبی دستار کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ مودی کی پارٹی کے گڑھ کرناٹک کے ایک کالج میں انتظامیہ نے 17 سالہ سکھ لڑکی کو کلاس میں بیٹھنے کے لیے مخصوص مذہبی پگڑی دستار اتارنے کا حکم دیا۔ کالج انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے آگے مجبور ہیں۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے حجاب کے تنازع میں اپنے حالیہ عبوری حکم میں کلاس کے اندر زعفرانی رنگ کے شال، سکارف، حجاب یا کوئی بھی مذہبی علامت پہننے پر بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ سکھ کمیونٹی نے عدالت اور کالج انتظامیہ کے اس فیصلے کو مذہبی رواداری کے منافی قرار دیا ہے۔ لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے ان کا پورا خاندان صدمے میں ہے، کیونکہ امرت دھاری سکھ لڑکیوں کے لیے مخصوص دستار پہننا ان کے مذہب کا لازمی حصہ ہے۔ سکھ خواتین عموماً پگڑی نہیں پہنتی، البتہ ایسی سکھ خواتین جو اپنی پوری زندگی سکھ مذہبی روایات کے مطابق گزارنے کا عہد کرتی ہیں، انہیں امرت دھاری کہا جاتا ہے اور ان کے لیے پگڑی پہننا ضروری ہوتا ہے۔ 17 سالہ طالبہ کے والد کا کہنا ہے کہ کرناٹک حکومت کو اس معاملے کی وضاحت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لڑکیوں کو پہلے ہی حجاب پہننے سے منع کیا جا رہا ہے اور اب ان کی بیٹی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا دستار اتار دے۔ بھارتی حکومت کا یہ اقدام ایک سکھ کی نہیں بلکہ پوری سکھ برادری کی سخت توہین ہے۔ سکھ کمیونٹی نے اپنے غم غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ وہ ان تمام مسلم لڑکیوں اور خواتین کے ساتھ ہیں جو اپنے مذہبی عقیدے کی وجہ سے اپنا سر ڈھانپنا یا حجاب پہننا چاہتی ہیں۔ سکھوں کی جانب سے انتظامیہ سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ تمام طالبات، چاہے وہ مسلمان ہوں، سکھ ہوں یا پھر کوئی اور، سب کو ان کے عقیدے کے مطابق چلنے کی اجازت دیں۔ بھارت میں صدیوں سے اس پر عمل ہوتا رہا ہے اور اس سے کسی دوسرے کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ بھارتی حکومت کے ایسے اقدامات سے نہ صرف مختلف عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے بلکہ مذہبی منافرت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ مذہبی منافرت بڑھ رہی ہے، لیکن مودی سرکار کو غرض ہے تو صرف اس سے کہ کسی تو اور RSS نظریے کو ماننے والے جو کہ بھارت میں بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں ان کو راضی کیا جا سکے، زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کیے جا سکیں اور یہ جو اپنی حکومت ہے اس کو قائم رکھا جا سکے۔ بہرحال جی، یہ جو اب اسکولز میں، کالجز میں، تدریسی جو بھی جگہیں ہیں وہاں پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں بھارت کے اندر، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی شاہ صاحب سے دفاعی تجزیہ کار ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ غضنفر علی شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ سر مجھے بس ذرا یہ سمجھا دیجیے گا، کوئی سکارف لے کر تعلیم کے لیے جائے، کوئی دستار پہن کر جائے، کوئی ایسے ننگے سر چلا جائے، کوئی گلے میں دوپٹہ ڈال کے چلا جائے، کوئی اسکرٹ پہن کے چلا جائے، تعلیم حاصل کرنے میں کوئی فرق آتا ہے؟ کیوں بھارت کی جو کورٹ ہیں وہ اس طرح کے جو نئے نئے شوشے ہیں وہ چھوڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ یہ چیز تعلیم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ اصل میں سوچ سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ سوچ جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں RSS کے نظریے کی بتائی اور جس نے بڑی کلیئرٹی سے یہ کہا ہوا ہے، کوئی انہوں نے شک و شبہ نہیں چھوڑا کہ جی بھارت کے اندر صرف ہندو رہیں گے۔ اور آپ کو اگر پتا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق سکھوں کو سکھ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا بلکہ ہندو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، یعنی سکھوں کو جو آئیڈینٹی انہوں نے بائی فیتھ اینڈ بائی ریلیجن دینی تھی وہ بھی نہیں تھی۔ سکھ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے اندر جو پرسنٹیج ان کی یعنی پورے 26.4 ملین سکھس ہیں جو وہاں رہتے ہیں، اور جو پنجاب کے اندر زیادہ آباد ہیں، تو اگر بھارتی کے پاپولیشن کی ریشو نکالیں تو اس میں 1.9% بنتے ہیں۔ اور 2017 میں آرمی نے ان کی رول چینج کیے تھے اور 2017 میں انہوں نے سکھوں کو ٹربن پہننے کی اجازت دی تھی، لیکن اس وقت RSS کی ہندو پسند، نظریاتی طور پہ انتہا پسند اور منافرت پھیلانے والی، نفرت پھیلانے والی اور تفرقہ پھیلانے والی
नरेंद्र मोदी की हुकूमत नहीं थी। उस वक्त भारत अपने आप को सेकुलर क्लेम करता था और कुछ प्रैक्टिसेस सेकुलरिज्म के हिसाब से फॉलो करता था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत आई है तो इन्होंने न सिर्फ मुसलमानों पे, क्रिश्चियंस पे, बल्कि जो हिंदुओं की जो निचली जात जिसको कहते हैं दलित, उसके ऊपर भी इन्होंने घेरा तंग कर लिया है। और बड़ी दफा ये अपने ही हिंदुओं को, जो हम नहीं कह सकते, यानी कोई अगर इनके मंदिर में एक दलित लड़की एक दफा पानी पीने चली गई थी या एक उसने बाहर वाले नलके से, तो उन्होंने उसको जानवरों से तशबीह दी थी और ठुड्डे मार के बाहर निकाल दिया था। और हिंदू जो इंतहा पसंद, वो नीले पीले रंग के जो बजरंगी फिरते हैं, उन्होंने कहा था कि जी इनको अपने मंदिरों से दूर रखें। तो ये तमाम सोच का अछूत समझते हैं ना ऐसे लोगों को, लेकिन ये एक खास नजरिए के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं। जिस तरह से आपने फरमाया कि इसका तालीम से कुछ लेना देना नहीं है, इसका उस घाट से पानी पीने से कुछ लेना देना नहीं है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इसके पीछे घिनौने मकासद हैं वो इस सब के लिए ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। अच्छा, अब उनके मकासद अपनी जगह, वो सभी को समझ भी आ रहे हैं, दुनिया को भी समझ में आ रहे हैं, दुनिया उस पर रिएक्शन दे ना दे ये अपनी जगह। लेकिन क्या अब ये जो मुख्तलिफ अक़लियतें जिनके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, चाहे वो सिख बरादरी है, चाहे वो वहाँ पर बसने वाले क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो बसने वाले मुस्लिम हैं, ये चाहे वो निचली ज़ात, जिनको वो निचली ज़ात कहते हैं, हम तो खैर कोई किसी ऐसी चीज़ पर बिलीव ही नहीं रखते, वो उनको मुत्तहिद कर पाएगी ये चीज़ कि सारी चीज़ें जो उनके खिलाफ हो रही हैं उस पर वो अपना एक इकट्ठ बना लें और मोदी सरकार के खिलाफ कुछ कर सकें या इन कवानीन के खिलाफ कोई एहतजाज कर सकें? 20 करोड़ मुसलमान हैं, 3.12 करोड़ जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं। अब क्रिश्चियंस के अंदर भी दो फेथ, प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स, मुख्तलिफ फेथ आ जाती है। मुसलमानों के अंदर तो आपको पता ही है कितने सारे फ़िरक़े हैं जिनकी डिवीज़न देवबंदी से लेके बरेलवी से लेके बाकी आप काउंट कर लें। मुसलमान जैसे अगर आप देखेंगी तो पॉलिटिकली डिवाइडेड हैं। इसी तरह क्रिश्चियंस भी हैं, वो बुनियादी तौर पे उनका वो मज़हब के फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो मज़हब से भी डिवाइडेड हैं और उसके साथ साथ वो पॉलिटिकली भी डिवाइडेड हैं। और कोई ऐसा जॉइंट फ्रंट वहाँ पे मौजूद नहीं है। जैसे आप भारत की उत्तराखंड से ऊपर स्टेट में, झारखंड वगैरह में जाएं तो वहाँ पे एक इकट्ठ आपको इकट्ठे लोग, इस तरह मिजोरम जो है, मिजूज जो हैं, वो अपनी कास्ट के तौर पे एक जगह नजर आते हैं। और जब वो एक जगह इंडियन हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए हैं तो आप ये देख लीजिए कि उन इलाकों को कितने अरसे से इंडिया ने रेड कॉरिडोर डिक्लेयर किया हुआ है। इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस वहाँ एंटर नहीं हो सकती। वहाँ पे एक सेपरेटिस्ट स्ट्रगल, एक आज़ादी की तहरीक जो है वहाँ पे चल रही है। लेकिन ये जो चीज़ है जो या तो मजहब के फेथ के ऊपर या आपको एक कास्ट के ऊपर एक जगह यूनाइट कर सके, वो चीज़ अभी तक भारत के अंदर मौजूद नहीं है। इसीलिए डिवाइड करके मारते हैं। यानी बीजेपी की अगर आप हुकूमत को उठा के देखेंगे, फायदा जो है वो बीजेपी उठा रही है, लेकिन एक और जगह पे बीजेपी को ब्रिगेडियर साहब बड़ा फायदा हो रहा है, वो बड़े अचंभे की बात है। आप देखिए कि 2018 में एक रिपोर्ट आती है और वो ये रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में, पूरे कुराए अर्ज में अगर ख्वातीन के लिए कोई सबसे खतरनाक जगह है तो वो जगह भारत है, वो जगह हिंदुस्तान है। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बावजूद, इस तरह के वाकयात होने के बावजूद, अक़लियतों के हुकूक लेने के बावजूद, अपने ही जो हिंदू मज़हब के लोग हैं उनके हुकूक लेने के बावजूद, इस तरह से दरिंदगी के वाकयात सामने आने के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी की जो मकबूलियत है, जो उसका वोट बैंक है, वो बढ़ता चला जा रहा है। ये एक बड़े अफसोस की बात भी है। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या हम ये समझ लें कि वहाँ की जो आबादी है ज़्यादातर हिंदुस्तान की, वो सारी की सारी जो उनको उनके हक़ में बात करती है, वो इंतहा पसंद हो चुके हैं, खुद उनकी सोच इंतहा पसंद हो चुकी है? गजनफर साहब आप लाइन पे हैं हमारे साथ? गजनफर साहब नहीं है जी लाइन पे, लाइन ड्रॉप हुई है। कोशिश करेंगे दोबारा से रब्ता करें, लेकिन बहरहाल जी बात हो रही थी भारत के हवाले से, जहां अक़लियतों के साथ जो मज़ालिम है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले मुस्कान को रोका गया कि आप हिजाब नहीं ओढ़ सकती हैं, और अब एक सिख लड़की जो है उसको कहा गया है कि आप अपनी दस्तार जो हैं वो पहनकर नहीं आ सकती हैं किसी भी तदरीसी उसके अंदर, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या उसके अंदर पाबंदी लगा दी गई है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं।
आइए चलते हैं और मिलते हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज इंजीनियर नईमुर रहमान साहब। मुझे तो नहीं लगता कि घर पे ज़्यादा वक्त दे सकते होंगे। कम होता है लेकिन भरपूर होता है। अमीर जमात इस्लामी कराची को आपके नज़र से देखना चाहिए तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? मुस्तकिल मिजाजी। जितने भी लोगों के मसाइल होते हैं इस शहर में, पानी का, बिजली का, नादरा का, और इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो है वो यहाँ पर लोगों को हम सुनते हैं। जमात इस्लामी को हम एक सियासी जमात फिर मेनली कहें, मजहबी जमात मेनली कहें, या एक खिदमत खल्क की लिए जो है कोशां जमात कहें? जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। दीन सियासत से जुदा है ही नहीं। आपने दीन और दुनिया दोनों के जो कॉम्बिनेशन है, दोनों में एक्सीलेंस। बस अल्लाह का बड़ा करम है। क्या खोया क्या पाया सियासत में आके? अल्लाह का शुक्र है कि अगर मैं एक बैलेंस शीट बनाऊंगा तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, दुनिया और आखिरत दोनों का ही फ़ायदा है। अच्छा, तो ये आपका अल खिदमत का बुनियादी दफ्तर है। तो वॉलंटियर दो तरह से किया जा सकता है, डोनेशंस की सूरत में भी और अपने वक्त की सूरत में भी। और वक्त तो सबसे बड़ी चीज़ है ना। इदारे से किसी को ये इख्तलाफ नहीं है कि उसका पैसा किसी गैर महफूज जगह पे जा रहा है। Action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's वेलकम बैक जी। अमेरिका का हमें रुख करना है, जहां 1970 के बाद पहली बार बेरोजगारी फंड हासिल करने वालों की तादाद में कमी आई है। बेरोजगारी इमदादी फंड हासिल करने वालों की तादाद में 17,000 अफराद कम हो गए हैं। मजमूई तौर पर यह तादाद 2,49,000 थी। अब भी 2,32,000 अफराद बेरोजगारी फंड से रकम वसूल कर रहे हैं। ओमिक्रॉन की लहर काबू में आने के बाद हालात एक बार फिर कोरोना वबा आने से पहली वाली पोजीशन पर लौटना शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि अमेरिका में भी बेरोजगारी इमदाद हासिल करने वालों की तादाद में कमी आ रही है। अमेरिका में नौकरियों की इस वक्त क्या सूरत हाल है, जो कि ओमिक्रॉन से पहले, ओमिक्रॉन के दौरान और कोविड के दौरान हम देख रहे थे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाएंगे। अमेरिका में बेरोजगारी अपने उरूज पर है और इमदाद हासिल करने वालों की तादाद 52 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 19 फरवरी तक के हफ्ते के इख्तिताम तक बेरोजगारी में 17,000 अफराद की कमी हुई। आदादोशुमार के मुताबिक 2,49,000 अफराद में से 2,32,000 तक गिर चुकी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस की वजह से दिसंबर और जनवरी के दौरान 5 हफ्तों तक मुसलसल बेरोजगारी फंड की दरखास्तों में इजाफे के बाद कमी आने लगी और पिछले 4 हफ्तों में तकरीबन 17,000 अफराद ने ये दरखास्त दोबारा जमा नहीं कराई। लेबर डिपार्टमेंट की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में मुलाजमतों में बड़ा इजाफा देखने में आया। तकरीबन 4 लाख नई मुलाजमतें पैदा हुई। ये इजाफा पिछले कई महीनों में होने वाला सबसे बड़ा इजाफा है। ओमिक्रॉन से पहले अक्टूबर और नवंबर में जिस वक्त मुआशी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, उस वक्त भी 1 महीने के दौरान इतनी मुलाजमतें पैदा नहीं हुई थी। एक साथ काफी लोगों ने मुलाजमतों की तलाश शुरू करने की वजह से फौरी तौर को सबको मुलाजमतें हासिल नहीं हो सकी और इस वक्त भी हजारों अमरीकी बेहतर नौकरी की तलाश में फिर रहे हैं। अमेरिका में गुज़श्ता साल रिकॉर्ड 6.4 मिलियन मुलाजमतें पैदा हुई थी। अमरीकी मईशत में 5.7% इजाफा हुआ, जो कि 1984 के 7.2% इजाफे के बाद सबसे बड़ा इजाफा था।
लेकिन फिर ओमिक्रॉन की वजह से अमेरिकी मईशत थोड़े दबाव में आई, लेकिन अब फिर अपने पांव पर खड़ी होने लगी है और यही वजह है कि नौकरियों में इजाफा देखने में आ रहा है। एक जानिब अगर नौकरियों में इजाफा हो रहा है तो वहीं महंगाई भी 40 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हुई है। फेडरल ने मार्च से शरह सूद में इजाफे का इशारा भी दे दिया है। कोरोना वबा आने के बाद मुलाजमों में कमी और तरक्की की शरह को बरकरार रखने के लिए शरह सूद को बढ़ाया नहीं गया था और अब इसमें भी इजाफा मुतवक्के है। बिल्कुल जी, नौकरियां जो हैं अब लोगों को मिलना शुरू हो गई हैं। बेरोज़गारी अलाउंस जो है बहुत सारे लोग लेते हुए दिखाई दे रहे थे। ज़ाहिर है जब जॉब्स मिल गई हैं तो वो अलाउंस नहीं ले रहे हैं। अल्लाह करे कि पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की सूरत हाल हो जाए। ये जो ओमिक्रॉन है इससे लोगों की जान छूट जाए। बहुत सारे ममालिक जो बहुत ज़्यादा पिस चुके हैं, जिनकी मईशतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच चुका है, वो इस चीज़ से निकल पाएँ, लोगों के रोज़गार जो हैं वो चल पाएँ और लोगों को जॉब्स जो हैं दोबारा से मिलना शुरू हो जाएँ। इसी उम्मीद पर अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है लातीनी अमेरिका के मुल्क कोलंबिया से, जहाँ साबिक गोरिल्ला ग्रुप के खिलाफ फौज ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें साबिक गोरिल्ला ग्रुप के 23 मुनहरफीन मारे गए हैं। बागी और हुकूमत में झड़पों के वाक़यात आम हैं। ये मुल्क जो है कोकेन पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन हुकूमत मनशियात फरोशों के जो स्मगलर्स हैं उनके होने वाली अमवात का जिम्मेदार ठहराती है। 2016 में अमन मुआहदा भी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद बदअमनी पर काबू नहीं पाया जा सका है। कोलंबियन फ़ौज की हालिया कार्रवाई किन इलाकों में की गई है, इस कार्रवाई के क्या नताइज हो रहे हैं, कब तक ये कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी, कब तक रिजल्ट्स जो हैं, रिक्वायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, इस पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोलंबिया की अफवाज ने एक बार फिर साबिक गोरिल्ला ग्रुप फॉर्क के खिलाफ कमर कस ली है। वेनेजुएला की सरहद के नजदीक झड़प में फोर्सेस के साथ 23 मुनहरफीन मारे गए हैं, जिनमें इनका साबिक रहनुमा भी शामिल है। कोलंबिया के वजीर दिफा ने बताया कि जंगजुओं ने वेनेजुएला में पनाह ले रखी थी और जराइम की कार्रवाइयों के लिए मुखालिफ गिरोहों को दोबारा से फाल करने की कोशिश कर रहे थे। 11,41,700 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ये मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन ये खित्ता अर्ज निस्फ सदी से खाना जंगी का शिकार चला आ रहा है। मार्क्सी नजरिए के हामिल बाएं बाजू की बागी जमात फॉर्क ने 1964 से मुसल्लह जंग छेड़ की है और कोलंबिया का सबसे बड़ा गोरिल्ला ग्रुप समझे जाने वाले फॉर्क बागी हुकूमत के साथ जंग में मुलव्वस रहा है। कोलंबिया के इन ग्रुप की लड़ाई के नतीजे में एक तखमीने के मुताबिक 6 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं, उनमें से अक्सरियत आम शहरियों की है। खाना जंगी के नतीजे में 50 लाख से जायद अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। दाखिली तौर पर बेघर होने वाले अफराद की ये दूसरी सबसे बड़ी तादाद थी। इस समझौते में कोलंबिया के देहाती इलाकों को मुआशी और समाजी तरक्की देने और गरीब किसानों को जमीन देने की बात की गई, क्योंकि जमीन की जायज तकसीम और देही तरक्की के मुतालबात कोलंबिया में तनाज़े की बड़ी वजूहात थी। हुकूमत और साबिक जंगजू ग्रुप फॉर्क के माबैन 2016 में अमन डील भी हुई, लेकिन साबिक गोरिल्ला ग्रुप से वाबस्ता कुछ जंगजू इस अमन मुआहिदे से इत्तफाक नहीं करते। ऐसे मुनहरफीन अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। मुआहिदे के बाद 1288 मारे जा चुके हैं। इंसानी हकूक मोहतसिब के मुताबिक साल 2021 में भी 145 कम्युनिटी लीडर और हकूक के मुहाफिज मारे गए थे। मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस भी साबिक मुनहरिक फौज को निशाना बनाती रहती है। क्या सूरत हाल चल रही है वहाँ, ये तो आप देख रहे थे कोलंबिया के अंदर। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। कल रात नहीं, मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बात का ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा जो स्पेशल सेगमेंट होता है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज मौजूद होती हैं, चलते चलते वो ज़रूर देखिएगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान का पहला ऐसा फूड ट्रक रेस्टोरेंट खोला गया है जिसे बहरे अफराद चलाते हैं। अबे खाओ नामी चमकदार पीले रंग के फूड ट्रक का तमाम अमला बहरे अफराद पर मुश्तमिल है। इस चलते फिरते रेस्टोरेंट में फास्ट फूड्स बनाए जाते हैं और रेस्टोरेंट का अमला इशारों की मदद से ग्राहकों से खाने का ऑर्डर लेकर उन्हें लजीज खाने पेश करते हैं। फूड ट्रक के बाहर इशारों की जबान बोलने और समझने के लिए तस्वीरें भी बनाई गई हैं ताकि लोग इस जुबान का इस्तेमाल करके बहरे अफराद के अमले से बातचीत कर सकें। स्विट्जरलैंड की एक स्टार्टअप ने मुल्क की कौमी डिश कहलाने वाली फोंडो बनाने के लिए रोबोट तैयार कर लिया। 450 किलोग्राम वजनी रोबोट, जिसका नाम बोबोट रखा गया है, को नुमाइश के लिए पेरिस एग्रीकल्चर फेयर ले जाया जाएगा, जहां पनीर से बनने वाली इस डिश को बोबोट तैयार करेगा। लेकिन इस रिपोर्ट को बनाने वालों का कहना है कि रिपोर्ट देख नहीं सकता, इसलिए उसे हदायत देनी पड़ती है, वरना वो अगर पनीर मिक्स कर रहा है तो वो तब तक मिक्स करता रहेगा जब तक वो रबड़ न बन जाए या जल न जाए। दुबई में दुनिया के सबसे खूबसूरत और जदीद म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर
आवाम के लिए खोल दिया गया। मुस्तकबिल के अजायब घर को जमीन पर सबसे खूबसूरत इमारत का दर्जा दिया गया है। नेशनल जियोग्राफिक ने दुबई के म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर को दुनिया के 14 खूबसूरत तरीन अजायब घरों में भी शामिल किया है। 4000 मेगावाट शमसी तवानाई से चलाया जाने वाला फ्यूचर म्यूजियम सेहत, तालीम, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मुतादिद शोबों में तख्लीकी लैबोरेटरी पर मुश्तमिल है। दुबई हुकाम का कहना है कि हमारा अज़्म है कि ये म्यूजियम इंसान के एक बेहतर मुस्तकबिल की तश्कील में बेहतरीन मरकज के तौर पर काम करेगा। पानी से घिरे वीनस में वीनस कार्निवाल जोशो खरोश से जारी है। वीनस के नहरों के आसपास मकामी लोग और सयाह रंग बिरंगे और अनोखे मलबूसात पहने और रवायती मास्क पहने इस कार्निवल का लुत्फ ले रहे हैं। ये मेला कई सदियों से वीनस में हर साल मुनकिद होता है और 18वीं सदी में लोगों की पहचान छुपाने के लिए पहली बार मास्क का इस्तेमाल शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना वबा की वजह से कार्निवाल मुनकिद नहीं हुआ था, इसलिए इस साल होने वाले इस मेले में लोगों की बड़ी तादाद पुरानी और नई रवायात पर मुश्तमिल इस मेले से भरपूर तरीके से महफूज हो रहे हैं। बहन बेटी की शादी पूरे खानदान के लिए जज्बाती अहमियत रखती है, लेकिन भारत में अपनी बहन की शादी में एक भाई इतना रोया कि पूरी बारात उसके आंसू देखकर रोने लग गई। भारतीय रियासत केरला के एक शादी हॉल में होने वाली शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रुखसती के मौके पर बहन की मोहब्बत में भाई की आंखों से निकले आंसुओं ने सबको बेचैन और गमगीन करके रख दिया और हाल में मौजूद तमाम अफराद रोने लगे। ये वीडियो शेयर करने के कुछ ही दिनों बाद लाखों लोग इसे देख चुके हैं और सोशल मीडिया पर सार्फिन की जानिब से जज्बाती पैगामात आने का सिलसिला भी जारी है।